बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान। बस आप सभी किसान भाई बहनों को समय का रखना है ध्यान, तभी तो आप बनेंगे एक सफल किसान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक रियरिंग तालाब बनवाने के लिए पा सकते हैं अनुदान। पशुपालक रखे पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना के अंतर्गत राज्य के मत्स्य पालकों के लिए उनकी निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 1 एकड़ निजी भूमि पर बनाए जाने वाले तालाब पर होने वाले खर्च का 70 से 80% खर्च सरकार वहन करेगी और शेष राशि लाभुक द्वारा वहन करना होगा। राज्य के मछली पालक जिनके पास अपना कम से कम 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन हो, रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अपने जिले के मत्स्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए लागत खर्च का 80% और अन्य जातियों के लिए लागत का 70% खर्च अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष राशि लाभुकों को स्वयं खर्च करना होगा। राज्य के योग्य मत्स्य पालक इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। जल की समस्या का बहुत हद तक निवारण करता है टपक सिंचाई प्रणाली। खासकर सब्जी उत्पादन किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। झारखंड के कई क्षेत्रों में मक्का मुख्य रूप से लगाई जाती है। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं स्वान 1, बिरसा विकास मक्का 1 और 2। वहीं हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। बिरसा विकास मक्का 1 और 2, स्वान 1 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंडनट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने की क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ कृषि समाचार में। आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। क्या हाल है भाइयों? हमारा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आपका बहुत ठाठ लग रहा है भैया। अच्छा,
और क्या, नई नई गाड़ी में घूम रहे हो। वैसे किसकी है ये गाड़ी? मेरी है भाई, अभी अभी शोरूम से लेकर के आ रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी है भैया? हाँ। लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं भाई, इस बार फसल के अच्छे दाम मिले, मुनाफा हुआ तो खरीद ली नई गाड़ी। फसल के अच्छे दाम मिल गए। पूरा गांव यहाँ परेशान है कि मंडी में इस बार फसल के अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं, तो तुम्हें कहाँ से अच्छे दाम मिल गए? अगर नहीं बताना है पैसे कहाँ से आए तो मत बताओ, लेकिन फसल के अच्छे दाम का बहाना मत करो हमारे साथ। अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, फसल के मुनाफे से ही ये गाड़ी खरीदी है। पर किसने दिए तुम्हें फसल के अच्छे रेट? इनाम। तो वही तो हम बोल रहे हैं भैया, लॉटरी का आपको इनाम मिला है, हाँ। इसी से ही गाड़ी खरीदी है। अरे नहीं भाई, इनाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। यहीं से मुझे मिले हैं फसल के अच्छे दाम। ये कौन सा बाजार है और है कहाँ ये बाजार? इंटरनेट पर। इंटरनेट पर? क्या मजाक कर रहे हैं, इंटरनेट पर बाजार कहाँ से आ सकता है? भाई, इनाम केंद्र सरकार की एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यहाँ पर पूरे देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ा गया है, जो कि देश भर में उपजे विभिन्न प्रकार की फसलों की खरीद बिक्री को सुगम बनाता है। समझे? पर विनोद, इनाम पर हम अपने फसल बेचेंगे कैसे? बहुत आसान है। पहले इनाम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होता है, फिर अपनी फसल की गुणवत्ता की जांच कराकर वजन कराकर मंडी में जमा कराना होता है। फिर पूरे देश भर के व्यापारी उस फसल की बोली लगाते हैं, और जिस व्यापारी की बोली सबसे अच्छी रहे, किसान अपने फसल उसको बेच सकता है। यही तो गड़बड़ घोटाला है। दूर के व्यापारी आपका फसल ले जाएंगे और फिर पैसे के लिए दौड़ते रहो उनके पीछे पीछे। नहीं भाई, फसल के बिकते ही किसान को उसके पूरे दाम आरटीजीएस के माध्यम से तुरंत उसके खाते में मिल जाते हैं। सच में? हाँ, मुझे भी मेरे सारे पैसे मेरे खाते पे मिल गए। भाई मैं तो चला अपने फसल इनाम पर बेचने। राम राम भाई। तो भैया हम दोनों भी चले अपना फसल इनाम पर बेचने। राम राम। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है।
इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने, हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम में जो भी हमारे किसान भाई बहनें सब्जियों की खेती करते हैं, तो आज उनको हम जानकारी देंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत तरह के कीट और रोग लगते हैं, जिससे उनका प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी है, जिसकी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को होना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले कीट और रोग का प्रबंधन कैसे करें। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। कद्दू वर्गीय सब्जियों को मानव आहार का एक विभिन्न अंग माना जाता है। कृषि जानकार कहते हैं कि लौकी, खीरा, तोराई, गिलकी, करेला, कद्दू, तरबूज एवं खरबूज की खेती गर्मी के मौसम में आसानी से की जा सकती है। इन सब्जियों की अगेती खेती करके किसानों द्वारा अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आज हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू रामगढ़ में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि गर्मा कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग व कीट प्रबंधन के बारे में। गर्मा मौसम में जो कद्दू वर्गीय मुख्य रूप से सब्जियां हैं वो आपका कद्दू, कोहड़ा, तरबूज, खीरा, ये सब, नेनुआ, झींगी, ये सब मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियों में आती है, जिनकी बहुतायत रूप से खेती गर्मा मौसम में किसान भाई करते थे। अगर गर्मियों की बात करें सर, तो निश्चित तौर पे काफ़ी सारी बीमारियां भी होती हैं, जिससे कहीं न कहीं उत्पादन पे इसका असर पड़ता है। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में गर्मा में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग होते हैं? निश्चित रूप से आपका बहुत सही सवाल है और अभी किसानों के पास समय भी है कि कद्दू वर्गीयों की खेती जैसे ही वो शुरू करेंगे तो अगर प्रारंभ से ही जो बातें मैं बताऊंगा उनका अगर ध्यान रखेंगे तो उससे कीड़ों और बीमारियों से जो होने वाली हानि है उसको वो कम कर सकते हैं और अपनी लागत को भी बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग कीड़ों के बारे में बात करें तो 3-4 कीड़े उसमें बहुत ही मुख्य रूप से लगते हैं। एक पहला है रेड पंपकिन बीटल। रेड पंपकिन बीटल जो पत्तियों पर भी आता है और फूल को खा जाता है। बड़ा बीटल येलो कलर का होता है जो हाथ से छूने से भी उड़ जाता है। एक तो वो बहुत ही बड़ा हानिकारक कीड़ा है। दूसरा है फल मक्खी। फल मक्खी में आपने देखा होगा करेला हो या खीरा हो, फल सड़ा हुआ निकलता है, तो वो भी एक मुख्य कीट के रूप में जाना जाता है। तीसरा एक और नया कीड़ा है जिसका प्रकोप अभी के हाल के दिनों में बहुत देखने को मिला है। पत्तियों पर सांप के आकार की रेखाएं बन जाती हैं, जिसको हम लोग लीफ माइनर कहते हैं, जिससे भी खीरा और कद्दूदार सब्जियों में अधिक हानि होती है। तरबूज में इससे भी, खीरा और तरबूज में इससे अधिक हानि होती है। और उसके बाद में जो हमारा चौथा कीड़ा है वो लाही कीट जो माहू लगता है, या फिर आपका जड़ में जो कटुआ, दीमक, ये सब जो है हमारे मुख्य कीट की श्रेणी में आते हैं गर्मियों की खेती जब किसान बंधु करता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की उपलब्धता वर्ष में 8 से 10 महीने तक रहती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट व बलुई मिट्टी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इनमें जल निकासी अच्छी तरह से हो जाता है। तो मैंने बताया रेड पंपकिन बीटल, जनरली इसको कंट्रोल करने में किसान भाई थोड़ा सा लापरवाही बरत देते हैं। जब भी इस कीड़े का आपको प्रकोप देखने को मिले तो सबसे पहले जैविक तरीके के रूप में आप लोग गैंठा की राख, जो गांव में देहात में बहुत आसानी से मिल जाती है, गैंठा की राख को सुबह के समय जब शीत रहता है उस समय वो उसको छिड़काव कर दें, उसको बखेर दें, जिससे इसको कीड़े के प्रकोप को कम किया जा सकता है, फूल के संपर्क में इसको कम लाया जा सकता है। अगर किसान भाई दूसरे रूप में अगर इसके साथ नीम ऑयल का भी मिक्सचर बनाकर और नीम की पत्तियों का भी पाउडर बनाकर अगर उसके साथ मिला देते हैं तब भी इसको आसानी से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसान बंधु एक दवा आती है प्रोफेनोफॉस या डेल्टामेथ्रिन, इसका 2 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम लोग सुबह के समय छिड़काव करेंगे तो इसको आसानी से हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। यद्यपि कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन अच्छा होता है, परंतु बहुत से कीट एवं व्याधियां कद्दू वर्गीय सब्जियों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। कभी कभी प्रबंधन के अभाव में
पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। अतः इन कीटों व रोगों का उचित समय पर उपयुक्त प्रबंधन करना आवश्यक है। मैंने जो बताया आपको जिस बीटल के बारे में, उसके अलावा जो और आपके कीड़े लगते हैं रेड पंपकिन बीटल के अलावा, जैसे कि फल मक्खी है या आपका लीफ माइनर है, इनको रोकने के लिए अगर हम लोग सब्जियों की खेती के साथ साथ मक्का की खेती या ज्वार की खेती या फूलों की खेती अगर हम लोग अंतरावर्ती फसलों के रूप में चुनाव करते हैं तो इन फसलों से एक तो हमको अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है और दूसरी तरफ ये जैविक कीट नियंत्रण में भी बहुत सहयोग करते हैं। ये अवरोधक का भी काम करते हैं जिससे कि दूसरे खेत के कीड़े हमारे खेतों में आ ना पाएँ, और साथ ही साथ अवरोधक के साथ साथ इन पर मित्र कीट भी पाए जाते हैं जो हमारी फसलों में हानिकारक कीट होते हैं, उनका भी वो नियंत्रण कर सकते हैं। ये तो डॉक्टर साहब ने कीटों के बारे में बताया कि इस तरीके से कीट को हम दूर कर सकते हैं। एवं रोग की बात करते हैं तो काफ़ी सारे रोग भी लगते हैं जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। किसान भाई कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो गर्मी के गर्मा कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं? हाँ, रोग के बारे में बताने से पहले कुछ और मुख्य कीट की बात छूट गई थी, जैसे कि इसमें फल मक्खी है। तो फल मक्खी के लिए मैं आप लोगों को ये सुझाव दूंगा कि आप लोग फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो आते हैं, जैसे कि जो कुकर बिट्स की जो लत्तरदार सब्जियां हैं उसमें जो फल मक्खी लगती है उसको कुकरबिटेसी फैमिली की जो मक्खी है उसी के फैमिली के लिए क्यू ल्यूर आते हैं। किसान बंधु उसका नाम नोट कर लें, क्यू ल्यूर। उस क्यू ल्यूर को अगर हम लोग 4 से 5 ल्यूर प्रति एकड़ की दर से अगर हम लोग लगाएंगे तो फल मक्खी का नियंत्रण बहुत ही आसानी से हम लोग कम लागत में कर सकते हैं। उसके बाद अगर कीड़े की समस्या है तो फूल आने वाली अवस्था में अगर हम लोग डेल्टा मैथ्रिन या प्रोफेनोफॉस का अगर छिड़काव करते हैं तो फल मक्खी से भी हम लोग निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा लीफ माइनर है उससे भी हम लोग निजात पा सकते हैं। और चूसने वाले जो कीड़े हैं जैसे कि आपका थ्रिप्स है, माइट है, उसके लिए माइट के लिए ओमाइट स्पाइरोमेसीफोन का अगर हम लोग छिड़काव करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग उसका नियंत्रण कर सकते हैं। समय रहते इसकी रोकथाम करने से फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है। वहीं एंथ्रेक्नोज या झुलसा रोग, फसल विगलन रोग, मोजैक, छाछिया या मृदु रोमिला असीता रोग और जड़ ग्रंथि रोग कद्दू वर्गीय फसलों के लिए घातक होते हैं। इन फसलों को कीटनाशक के प्रयोग और फसल चक्र अपनाकर नुकसान से बचाया जा सकता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कि गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों के कीट और रोग से उन्हें कैसे बचाव किया जाए, उनका सही प्रबंधन कैसे किया जाए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है गर्मी के मौसम में चारे की व्यवस्था कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, डेयरी व्यवसाय करते हैं, और डेयरी व्यवसाय में पशुओं का सही तरीके से देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। उन्हें अच्छे पोषक तत्व देना बेहद ज़रूरी है जो मिलता है हरे चारे से। तो गर्मी के मौसम में चारे की समस्या तो हो ही जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गर्मी के मौसम में चारे की व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में हम बताएंगे गर्मी में पशुओं को किस तरह चारे की व्यवस्था करना पड़ता है इस बारे में। और आज हमारे सामने उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार जी। ऐसा है किसान भाइयों, जैसा हम लोग का प्रदेश है झारखंड प्रदेश, इसमें खरीफ की फसल ज़्यादा होती है, धान्य फसल होता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत खेती जाड़े में होती है। गर्मा में बिल्कुल केवल सब्जी की खेती या दलहन में थोड़ा बहुत मूंग का खेती या मक्का की खेती, जहाँ सिंचाई का स्रोत है वहीं होता है। और चारा तो एक तरह का नेग्लेक्टेड कहा जाए क्रॉप है, यहाँ के लिए फसल है, क्योंकि उतना समुचित पानी नहीं है, इसके कारण नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि दुग्ध उत्पादन में हम पिछड़े हुए हैं। तो हमको जितना दुधारू पशु है उसके सेहत पर ध्यान देना है, उतना ही हम लोगों को उसके चारे के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर गर्मी में चारे का प्रबंधन सही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दूध उत्पादन कम हो जाएगा। और वही स्थिति बिहार में आप देखें, वेस्ट बंगाल में देखें, या उत्तर प्रदेश में देखें, या पंजाब में देखें, जहाँ पर सिंचाई का साधन यहाँ से बेहतर है, वहाँ का दूध उत्पादन भी ज़्यादा है।
उसका कारण यही है कि हम लोग गर्मा में पशुओं को चारा नहीं दे पाते हैं, हरा चारा नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम लोग को अब ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हरे चारे की व्यवस्था करें गर्मी में, कि हमारे दुधारू पशु जो है अधिक से अधिक दूध दे पाए और हम लोग आत्मनिर्भर हो पाए, एक आत्मनिर्भर स्टेट हो पाए दूध के मामले में। इसके लिए जो गर्मी में मुख्य चारे हैं उसकी खेती आपको करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर मक्का किसान भाई करते हैं, साथ में साथ लोबिया जिसको हम लोग बोदी बोलते हैं उसकी भी खेती करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे दीनानाथ घास है, मचकरी है, ज्वार है, उसके अलावा शंकर नेपियर है, गिन्नी घास है या पारा घास है, इसकी खेती भी हम लोग को करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से जो प्रभेद हैं, जैसे दीनानाथ घास है उसमें मुख्य प्रभेद जो है बुंदेल 1, T15, उसी तरह से मचकरी में T15 है और ज्वार में पूसा चरी 23 और मक्का में अफ्रीकन टॉल, क्योंकि अपने यहाँ जो मक्का लगता है हाइब्रिड लगाते हैं लोग या फिर देसी लगाते हैं, उसमें अच्छा चारा ज़्यादा मात्रा में चारा नहीं आता है, इसलिए उसके लिए अफ्रीकन टॉल जो वैरायटी है वो काफ़ी मात्रा में चारा देता है, उसकी खेती आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा बोदी में UPC 5286 या 4200 वैरायटी है, वो काफ़ी अच्छा है जो ज़्यादा चारा देता है। और उसके अलावा जो शंकर नेपियर है उसमें कामधेनु या IGFRI 6 एक दोनों अच्छी वैरायटी है, इसकी खेती आप कर सकते हैं। उसी तरह से गिन्नी घास में मकुनी और पारा घास में स्थानीय प्रभेद आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे जो प्रभेद है उसको आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, जो लोकल मार्केट में जहाँ से आप बीज खाद लेते हैं या दवाई लेते हैं वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और उसके अलावा जो इसमें और अन्य प्रबंधन है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में आपको सिंचाई का भी प्रबंधन करना पड़ेगा। तो कम से कम 2 सिंचाई तो आपको 2 से 3 सिंचाई आपको देना ही पड़ेगा, उसके बगैर आपको अच्छा चारा प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ तो है पेरेनियल, जैसे एक बार लगा दिए तो आपको कई साल तक चलते रहेंगे, और कुछ जो है जो सीजनल है जो केवल गर्मा में और बरसात में ही चारा देते हैं, वैसे फसल हैं। जैसे आपको दीनानाथ घास है जिसमें आपको 15 किलो लगभग 15 kg बीज लगता है 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में 15 kg बीज लगता है। और उसी तरह से आपको जो आपका मचकरी है उसमें आपको लगभग 40 kg बीज लगता है 1 हेक्टेयर में। और पूसा चरी जो ज्वार का वैरायटी है उसमें आपको लगभग 40 kg बीज 1 हेक्टेयर में देना पड़ेगा। अफ्रीकन टॉल में आपको 40 kg, उसी तरह से बोदी में आपको 30 kg प्रति हेक्टेयर मैं बता रहा हूँ। और बोदी और मक्का एक साथ भी आप लगा सकते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। और उसमें आपको 2 लाइन आपको मक्का का और 1 लाइन बोदी का लगाना पड़ेगा। इसमें मक्का का 20 किलो और 15 किलो बोदी प्रति हेक्टेयर के दर से आपको देना पड़ेगा। साथ में शंकर नेपियर जो है वो जो एक बार आप लगा लेंगे तो सालों साल चलता रहेगा। उसके लिए आपको 45,000 कतरन जो है उसका कतरन मिलता है। तो कतरन आप कृषि विज्ञान केंद्रों से ले सकते हैं, बिष्टा कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, या स्थानीय कहीं से उपलब्ध हो जाए वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आपको कतरन 45,000 1 हेक्टेयर में लगेगा। इसमें आपको जो लगाने का दूरी है 60 सेंटीमीटर से लाइन से लाइन और 40 सेंटीमीटर पौधा से पौधा शंकर नेपियर का रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। और सालों साल चलता है, एक बार आप लगा लेंगे तो आपको फिर इसको हार्वेस्ट बार बार आप कर सकते हैं, बार बार आप उसे हरा चारा ले सकते हैं, आपको उसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बरसात में और जाड़े में यह अपने आप चलता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको गर्मी में सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह से गिन्नी घास में आपको 8 kg प्रति हेक्टेयर और पारा घास में 50,000 कतरन, पारा घास भी कतरन लगाया जाता है तो 50,000 कतरन आपको लगेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जितना हमने बताया उसमें कुछ जो है जैसे पल्सेज यानी दलहन कुल के जो है उसमें नाइट्रोजन कम पड़ता है और
फास्फोरस पोटास केवल पड़ता है, जैसे हमने बोदी बताया आपको, या फिर आपको दूसरा जो है बोदी के साथ साथ अन्य जो दलहन जो आपके हरा चारा हैं उसमें मात्र 1 डिसमिल में अगर कहें तो मात्र आपको 50 किलो मैं हेक्टेयर में बता रहा हूँ एकड़ में, लेकिन डिसमिल में अगर देखेंगे तो आधा किलो DAP और 1 पाव पोटास खाद जिसको MOP बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, वो देना पड़ेगा, और 1 पाव ही आपको यूरिया देना पड़ेगा। 1 किलो कुल आपको खाद देना पड़ेगा। बाकी जो धान्य कुल के जो चारा हैं जैसे मक्का है, या फिर आपको अन्य नेपियर हुआ, गिन्नी घास हुआ, या फिर आपको मचकरी हुआ, ज्वार हुआ, तो इस सब में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी आपको आधा किलो DAP देना पड़ेगा, उसके अलावा 1 पाव पोटास देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको आधा किलो के करीब, जहां 1 पाव आपको दलहन कुल में देते हैं यूरिया, तो इसमें आपको आधा किलो देना पड़ेगा 2 बार में, एक बार तो लगाने के समय और एक बार जब सिंचाई करते हैं उस समय। तो इस तरह से अगर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जैसे दीनानाथ घास है, उसमें आपको 1 हेक्टेयर में 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियां आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, या हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।